हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर। ये मेरा चैनल है। इस चैनल के अंदर मैं रीट के आरएस पटवार के काफ़ी सारे टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो आज हम इस चैनल के ऊपर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है द्रव एवं इसकी अवस्थाएं। द्रव्य जो होता है दैट इज मैटर, ये पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। और इनके कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनकी कौन कौन सी स्टेट होती हैं, आज हम इसी को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इस चैनल के अंदर मैं रीट, आरएस, पटवार, आरपीएससी, यूपीएससी के टॉपिक्स तो लाता ही हूँ, साथ में मैं 9th-10th की जनरल साइंस और 11th-12th की बायो, इनके टॉपिक भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं छोटे, जो 9th, 10th, 11th, 12th में हैं, तो आप उनको भी इस चैनल से प्रॉफिट दिला सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो है द्रव्य, पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में और उसकी अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीट, आरएस, पटवार के अंदर सबसे पहले यही टॉपिक आता है उनके सिलेबस के अंदर, ओके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मैटर, द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या होता है। जनरली पहला क्वेश्चन यही बनता है, द्रव्य होता क्या है। तो हम मानते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मित्रों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जिनका एक द्रव्यमान होता है, जिसका एक मास होता है, ठीक है। तथा जो स्थान घेरते हैं, दे ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब ब्रह्मांड में ऐसे पदार्थ जिनका एक द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरते हों, ठीक है, द्रव्य कहलाते हैं, मैटर होगा। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या उसका कोई द्रव्यमान है या वो स्थान घेरते हैं, तो वो द्रव्य है, मैटर है। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो वो द्रव्य की अवस्था में नहीं आते, ठीक है। तो आपको पता है जो द्रव्यमान होगा वो स्थान भी घेरेगा, तो उसका एक आयतन भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट के अंदर, और वो पॉइंट है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी वस्तु, एनी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कितना उसकी क्वांटिटी है, उसकी मात्रा कितनी है, किसी भी पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगी तथा उसके द्वारा घेरे गए स्थान पर निर्भर करेगी। और उस द्रव्यमान और स्थान के आधार पर हम उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। कितना स्थान घेरती है कोई वस्तु, वो उसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। वो उसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो हम ये बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो दो चीज़ें, जिनका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरते हों, वो सारी चीज़ें द्रव्य, मैटर की कैटेगरी में आएंगी। अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे जल है, वायु है, मृदा है, सोना है, कुर्सी है, किताब है, ये सब स्थान घेरते हैं, इनका एक द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो ये सारे द्रव्य की अवस्था में है। परंतु आप ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, प्रकाश की बात करें, ध्वनि की बात करें, विचार, भावनाएं,
ये न तो स्थान घेरती हैं और न ही इनका कोई द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसलिए ये द्रव की कैटेगरी में नहीं आते, ये सभी द्रव की कैटेगरी में नहीं आएंगे। समझ गए? क्लियर है? हमें पता है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो मैटर से बनती हैं, पदार्थ से बनती है, द्रव्य से बनती है, ठीक है ना। और जितने भी पदार्थ हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी द्रव्य से बनती हैं, ठीक है ना। इसलिए उसका एक द्रव्यमान होगा और वो स्थान घेरेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई भी वस्तु, ठीक है, मैटर कब कहलाएगी। तो मैटर कहलाएगी, इसके लिए उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, उनमें कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो द्रव की क्या विशेषताएं हैं, द्रव्य की क्या विशेषताएं हैं, मैटर की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला कि जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। दे मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। दूसरा, अगर पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा कि इनके बीच में स्थान होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि जो द्रव्य कण हैं इनके मध्य हमेशा स्पेस होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतराण्विक स्थान, ठीक है। दूसरा, द्रव्य के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए वो निरंतर गतिशील होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। और इनकी जो गति होती है ना वो तापमान के साथ बढ़ती है। मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो इनकी गति बढ़ेगी। तभी आपने देखा होगा कि जो गर्म भोजन होता है उसकी खुशबू जो होती है वो बहुत दूर तक जाती है, ठंडा होने पर नहीं जाती, क्योंकि गर्म होने पर क्या होता है कि गैस फैलती है। इसके अलावा हमें ये पता है कि जब द्रव्य के जो कण होंगे, इन कणों के मध्य एक आकर्षण बल होगा। समान प्रकार के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है मित्रों, उसको संसर्जक बल, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। और वो आकर्षण बल जो होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो एक दूसरे कण को आपस में बांध के रखेगा, ठीक है, उनको जोड़ के रखेगा, ठीक है। और इसी आकर्षण बल के कारण हम द्रव को ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, हम बात कर रहे हैं द्रव्य की, मैटर की। जो द्रव्य है, ठीक है, उनके कुछ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। काफी सारे पदार्थ, जैसे हम बात करें लोहा हो गया, मिट्टी हो गई, मोम हो गया, ये सारे द्रव में आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि केवल यही द्रव में आते हैं, द्रव के अंदर पदार्थों के मिश्रण भी आते हैं। मतलब कुछ दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर, ठीक है ना, भी द्रव बनाते हैं। जैसे गाड़ी है, कपड़े हैं, घर है, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा द्रव्य होते हैं, मैटर होते हैं, जिससे वो मिलकर बनते हैं। तो मिश्रण भी एक द्रव्य में आता है। चलिए अगला पॉइंट आता है कि जो द्रव्य है, जो मैटर है, इनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो आपके कोर्स में दे रखी हैं वो है 5 अवस्थाएं, ठीक है ना। 4 अवस्थाएं यहाँ सामने हैं। पहली अवस्था ठोस अवस्था, जिसमें
द्रव्य के जो कण है वो बहुत पास पास में है, इनमें अंतर आणविक बल बहुत कम है, अंतर आणविक स्थान बहुत कम है। दूसरा है द्रव्य। अब ये देखो, इसमें और इसमें अंतर क्या है। अगर हम बात करते हैं द्रव्य की, आधा व और ये आ जाए तो वो मैटर हो जाएगा, और अगर केवल पूरा व आ जाए, यह ना आए, तो वो लिक्विड स्टेट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो द्रव्य जो है वो मैटर है और द्रव जो है वो लिक्विड स्टेट है। इसमें अंतर आणविक स्थान थोड़ा ज्यादा होता है ठोस की अवस्था में से, ठीक है। तीसरा होता है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के अंदर आप देखें कि इसमें अंतर आणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चौथी जो होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है, जो धन और ऋण आवेशों की बराबर मात्रा के कारण उत्पन्न होती है, जिसे हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 अवस्थाएं आपके पास सामने दिख रही है। 5वीं अवस्था जो है वो है BEC, ठीक है। ये 5वीं अवस्था है जिसको भी हम और डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहली अवस्था हमारे पास में आती है सॉलिड। अब जब आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, ध्यान देना यहाँ पे विशेष तौर पे, हम सॉलिड, लिक्विड और गैस मतलब ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं, तो आपको 2 चीजों पे विशेष ध्यान देना है। पहला शेप पर और दूसरा वॉल्यूम पर, मतलब आकार और आयतन पर आपको दिखना है। जो ठोस होते हैं ना, इनका आकार और इनका आयतन फिक्स होता है। ध्यान देना, ठोस का आकार और आयतन, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, चेंज नहीं होता अगर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो क्या कह रहे हो कि भाई ये ठोस है, मैंने इस पे हथौड़ा मारा तो वो टूट गया। वो तो बाहर से बल लगाया ना, समझ गए, इसलिए वो टूट गया। बाहर से बल लगाने पर, यहाँ पर एक उदाहरण और देना चाहूंगा मित्रों। एक क्वेश्चन बना था, स्पंज होता है, वो ठोस है, द्रव है या गैस है। बच्चे कंफ्यूज कि यार वो तो क्या होना चाहिए, दबाएंगे तो वो तो सिकुड़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्पंज जो है वो ठोस की श्रेणी में आएगा, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर वो सिकुड़ता है, बल हटाते ही वो वापस अपनी पुनः आकार ले लेता है। इसलिए स्पंज ठोस में आएगा, क्योंकि उसका शेप और वॉल्यूम, उसका आकार और आयतन बिना बाह्य बल लगाए फिक्स रहता है। समझ गए। अब ठोस के बाद मैं सीधा गैस की बात करता हूं, लिक्विड की अभी बात नहीं कर रहा। गैस में क्या होता है कि इसका आकार और इसका आयतन दोनों ही फिक्स नहीं होते, मतलब नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। ठोस में तो क्या था, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स थे, पर गैस में न तो शेप फिक्स है और न ही वॉल्यूम फिक्स है, न तो आकार फिक्स है न ही आयतन फिक्स है, ठीक है ना। तो ये गैस में हो गया। अब इनका इंटरमीडिएट होता है लिक्विड। इसमें क्या होता है, इसका आकार तो फिक्स नहीं होता, उसका शेप फिक्स नहीं होता, बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे? 1 लीटर पानी अगर आप जमीन पे डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा, बोतल में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा, जग में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा, टंकी में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा। मतलब उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, बट उसका शेप जो है इज चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। वो कंटेनर के आकार में अपने शेप को बदल लेता है। कौन? लिक्विड। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब ठोस का आकार और आयतन फिक्स रहता है,
गैस का आकार और आयतन फिक्स नहीं रहता है, लिक्विड का आकार फिक्स नहीं रहता है पर आयतन फिक्स रहता है। क्लियर है ना? ये दो चीजें ध्यान में रखना, काफी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। अब आप देखें, पहला हम बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था, मैंने आपको बताया कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में आकार मतलब शेप, आयतन मतलब वॉल्यूम निश्चित होता है, फिक्स होता है। ठीक है ना? क्लियर है? अब इनका आकार और आयतन फिक्स होता है, क्यों? इनके अंदर अंतर आणविक जो स्पेस होता है, स्थान होता है, वो बहुत कम होता है। मतलब कि इनके अंदर अणुओं के मध्य गैप कम होता है। ठीक है ना? तो क्या होता है कि अगर गैप कम होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके आकार और आयतन में जो नॉर्मल ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर हम क्या करें कि इसको कंप्रेस करना चाहें, किसी ठोस को कंप्रेस करना चाहें, तो उसे नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे जो कंप्रेस होने वाला है ना, इस चीज को मैं थोड़ा क्लियरिफाई कर देता हूँ। ये कंप्रेस होने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन सिरिंज ले लेते हैं। ठीक है? ये सिरिंज ले ली, इंजेक्शन तो आप लोगों ने सबने देखा होगा। इसको हम आगे से बंद कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पर आपको पता है कि एक पिस्टन लगा होता है इंजेक्शन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चॉक पाउडर भर देता हूँ। यहाँ पे क्या भर देता हूँ? चॉक पाउडर। और उसके बाद में मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, बल लगाता हूँ। तो क्या ये पिस्टन अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें चॉक पाउडर के अंदर अंतर आणविक स्थान है ही नहीं। तो ये अंदर जाएगा कहाँ पे? ठीक है? तो इसलिए इनकी संपीड़ितता, जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, न के बराबर होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। जो ठोस होते हैं ना मित्रों, इनके अंदर कुछ और चीजें होती हैं कि इनके अंदर अंतर आणविक स्थान मतलब दो अणुओं के मध्य का स्थान बहुत ही कम होता है। ठीक है? और जब अंतर आणविक स्थान कम होगा, दो अणुओं के मध्य का स्थान कम होगा, तो ये अणु एक दूसरे को आपस में आकर्षित करके रखेंगे, इनको अलग करना मुश्किल होगा। तो जब अंतर आणविक स्थान कम है, इसका मतलब इनके मध्य आकर्षण बल अधिक है। ठीक है? आकर्षण बल अधिक है तो कण पास पास में है, और कण पास पास में होते हैं तो उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो, एक एरिया है, ठीक है, इसमें कण बहुत पास पास में है। ठीक है ना? बहुत पास पास में कण है, तो मतलब कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा कण आ जाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा कण आ जाएंगे तो मतलब कि इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? और जब कण दूर दूर होंगे तो इसमें क्या होगा? घनत्व कम हो जाएगा। तो इसमें कण पास पास में होते हैं, इसलिए इसका घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे लकड़ी और लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं इसमें कण बहुत पास पास में होते हैं। ठीक है? अंतर आणविक बल ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनकी डेंसिटी, घनत्व भी ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, ये ठोस अवस्था हो गई। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड स्टेट, मतलब द्रव अवस्था। द्रव का मतलब लिक्विड होता है, और आगे यह लग जाए तो मैटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब मैंने द्रव में क्या बताया था? आकार अनिश्चित होगा,
मतलब पानी को ग्लास में डालो, जग में डालो, बाल्टी में डालो, तो उसमें वो उसका आकार ले लेगा। मतलब जिस वस्तु को जिस कंटेनर में डाला जाएगा द्रव को, वो उसका आकार ले लेगा, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता, परंतु आयतन निश्चित होता है। मतलब 1 लीटर, जग में भी 1 लीटर होगा, बाल्टी में भी 1 लीटर होगा, बड़े से हौद में भी 1 लीटर होगा, जमीन पे फैला दो तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो आयतन निश्चित रहेगा, बट आकार कंटेनर के अनुसार लेता है। ठीक है ना, जिस पात्र में रखते हैं उसी का वो आकार ले लेता है। ठीक है, इनके अंदर जो अंतर आणविक स्थान होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़े इसके पार्टिकल ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जब ये दूर दूर होंगे तो इनके मध्य का आकर्षण बल जो है वो थोड़ा कम होगा ठोस की अपेक्षा, होगा या नहीं होगा। और जब कण दूर दूर होते हैं तो इसका जो घनत्व होगा, इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी कम होगी। ठीक है, उदाहरण हम द्रव अवस्था के क्या ले सकते हैं, जल, दूध, तेल इत्यादि, ये सब लिक्विड स्टेट में आते हैं। ओके, चलिए अब आता है आपका थर्ड अवस्था, वो है गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। अब मैंने आपको बताया था कि गैसीय अवस्था ठोस अवस्था का एकदम उल्टा होता है। ठोस अवस्था में क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, इसमें दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है, जो आकार होता है और आयतन होता है दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना, और इनको जिस पात्र में रखा जाता है ये उसका आकार ले लेगा। ठीक है ना, अगर कमरे में रखा जाए तो कमरे का आकार ले लेगा, अगर एक सिलेंडर में रखा जाए तो सिलेंडर का आकार ले लेगा। ठीक है ना, तो इसका आकार जो है वो कंटेनर के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा, इसका आयतन भी जो है वो निश्चित नहीं होता है, वो भी कंटेनर के अनुसार अपने आयतन को कम ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है ना, दूसरा हम ये देखते हैं कि जब गैस की हम बात करें तो इनमें अंतर आणविक स्थान जो होते हैं, अंतर आणविक जो स्थान होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब इनके जो अणुओं के मध्य की दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब द्रव से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूरी ज़्यादा होती है इसलिए इन कणों को पास पास में लाकर कंप्रेस किया जा सकता है, तो ये कंप्रेसिबिलिटी इनमें हाई होती है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है, वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, नेगोशिएबल होता है। ठीक है, मतलब दूर दूर कण होंगे तो इनमें अंतर आणविक बल तो होगा ही नहीं। अंतर आणविक बल तब होगा जब कण पास पास में होंगे, इसलिए ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। ठीक है, और गैसों के जो अणु होते हैं वो तीव्र और अनियमित गति करते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, ये सब गैस के उदाहरण होते हैं, ये हम लोगों को पता है सबको। ठीक है, अब जो पॉइंट आते हैं वो ये पॉइंट आते हैं जिनके बारे में हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है और जिसपे एग्जामिनर भी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। एक प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? अब प्लाज्मा अवस्था जनरली क्या होता है कि जो गैस होते हैं ना, गैस, ठीक है ना, उनकी आयनीकृत अवस्था है, गैसों को आयोनाइज्ड कर दें, मतलब उसको धन और ऋण आवेशित से आयोनाइज कर दें, तो उसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो धन आवेशित और ऋण आवेशित जो आयन होते हैं गैसों के अंदर, जब वो बराबर हो जाए तो ऐसी गैसीय अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा है फ्रेंड्स, यार ध्यान देना, ये जो प्लाज्मा है
ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होती है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें आवेश होते हैं, धन और ऋण आवेश होते हैं, तो ये चुंबक की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ये विद्युत की तरफ भी मूव कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी आवेश होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये प्लाज्मा अवस्था हमेशा धन आवेशित और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की बराबर संख्या जो गैसों को आयनीकृत करती है उसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। और इनके कुछ उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं, डेली लाइफ में हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, ठीक है ना, तो क्या होता है, गैसों को आयनाइज कर देती है। वैसे पहले से सोलर विंड, मतलब सूर्य से कुछ आयोनाइज्ड विंड आती है, उनको हम सोलर विंड कहते हैं। एरोरा या ऑरा भी हम इसको वर्ड काम में लेते हैं। दैट इज आपने देखा होगा कि जो बहुत जो हमारे पोलर एरियाज हैं वहाँ पे रात में आकाश के अंदर एक विशेष प्रकार की चमकीली रोशनी उत्पन्न होती है, वो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मा। और प्लाज्मा में पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल आयन होते हैं गैसों में और वही एक ऑरा फॉर्म करते हैं। क्लियर है? आपको पता है आजकल प्लाज्मा टीवी भी आते हैं। चलिए, और ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की पांचवी अवस्था है जिसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, B फॉर बोस, A फॉर आइंस्टाइन, C फॉर कंडेंसेट। ओके, ये पांचवी अवस्था है, इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारत के भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इनको देखा था। इन्होंने इस अवस्था में क्या देखा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने ये देखा कि किसी गैस को, कोई भी गैस हो, उसको परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 से भी 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा करने पर, किसी भी गैस को इतना ठंडा कर दें तो उसके जो परमाणु होते हैं उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उनमें कोई ऊर्जा ही नहीं रहती। तो जब क्या करते हैं कि हम गैस को -273.15 डिग्री पर ठंडा कर दें तो उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, मुक्त ऊर्जा उनकी खत्म हो जाती है। और जब उनमें मुक्त ऊर्जा नहीं रहेगी तो गैस के परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ा परमाणु बना देंगे। तो वो क्या होंगे कि वो परस्पर संयुग्मित होकर एक परमाणु के रूप में प्रतीत होने लग जाते हैं, और इसी एक परमाणु अवस्था को हम BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, इसके बाद में एक और पॉइंट आता है जो बहुत समय से पूछा गया है, वो ये है कि जो द्रव्य है, मैटर है, इनकी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट में जो चेंजेस होते हैं। भौतिक अवस्था क्या, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या? तो मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी वस्तु का बाह्य आकार की के आधार पर, बाहर से देखने के आधार पर उससे जो हमको पता चलता है वो उसकी भौतिक अवस्था होता है। तो बाहर से देखने में, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भौतिक अवस्था होती है, उनमें परिवर्तन को हम कैसे देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यदि हम लोग ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ऊर्जा आदि के अंदर कुछ बदलाव करें तो द्रव की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग की, गलन की, कि अगर किसी ठोस को गर्म किया जाए तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। तो कोई ठोस अवस्था को अगर गर्म करके हम लोग द्रव अवस्था में ले आते हैं तो उसको हम गलन कहेंगे। अब ठोस को द्रव अवस्था में लाने के लिए हमें उसे ताप देना पड़ेगा,
और जिस ताप पर वो द्रव अवस्था में आएगा उसको हम उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे या मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। तो ठोस का द्रव में बदलना, अब जैसे सोने को गलाएंगे तो चांदी थोड़े बन जाएगा, सोने का तो सोना ही रहेगा ना। तो वही है कि अगर आप किसी पदार्थ को गर्म करके गलाते हो तो उस पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता, केवल उसके भौतिक गुण धर्म बदल जाते हैं। ठोस से द्रव हो जाएगा, द्रव से गैस हो जाएगा, पर सोने से चांदी नहीं होगा कभी भी। चलिए अगला पॉइंट, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी तत्व या पदार्थ, ठीक है, उसको अगर हम द्रव अवस्था में देखें तो द्रव अवस्था से जब हम उसे और गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो जिस ताप पर द्रव गैस में बदलता है, ठीक है ना, उबलता है तभी तो गैस में बदलता है, तो उसको हम उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे? तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट, यहाँ पे ये डायग्राम है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई जा रही है। यहाँ देखो आप, ये आप यहाँ एक डायग्राम से अपन कई सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ठोस है, अगर हम इसको गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो ये लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। लिक्विड को और गर्म करेंगे तो ये गैस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, पहले ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में, ठीक है, क्लियर। अब अगर गैस को हम ठंडा करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, संघनन करेंगे, तो गैस वापस लिक्विड में, लिक्विड को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो ये वापस ठोस में बदल जाएगा। तो ये तो रिवर्सिबल पार्ट हो गया। उसी की प्रकार अगर हम ठोस को अगर गर्म करें, वो बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधा गैस अवस्था में बदल जाए, तो इसको हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहेंगे। और गैस से अगर वापस वो सीधा ठोस में बदल जाए तो इसको डिपोजिशन या निक्षेपण कहेंगे। तो 6 पॉइंट आ गए ना इसमें। 6 पॉइंट में से हमने कौन सा किया? एक तो मेल्टिंग कर लिया, एक फ्रीजिंग कर लिया, ठीक है। 2 पॉइंट तो हमने कर लिए, 2 पॉइंट ही करे हमने। ये देखो 2 पॉइंट, मतलब ठोस का द्रव में और द्रव का वाष्प में बदलना। हमने कौन सा किया? एक तो ये किया और दूसरा हमने ये किया, ठीक है। अब तीसरा चौथा में क्या आ जाएगा? फ्रीजिंग और संघनन। और पांचवा छठा क्या आ जाएगा? ऊर्ध्वपातन और डिपोजिशन। तो 6 पॉइंट होते हैं और 6 पॉइंट ये हो गए। तो तीसरा पॉइंट कौन सा आ गया? देखिए तीसरा पॉइंट है संघनन। संघनन में क्या होता है कि गैस को वापस हम द्रव अवस्था में बदल देते हैं। ये हमेशा तब होगा जब हम उसको ठंडा करेंगे, तब ताप को कम करेंगे, ठीक है, या कंप्रेस करेंगे, तो ये वाष्पीकरण का विपरीत हो जाएगा। मतलब जो दूसरा है उसका ये विपरीत हो गया, ठीक है। तो इसमें हम गैस को वापस द्रव में बदल लेते हैं। चौथा है हिमीकरण या जमना, जिसके अंदर द्रव का ठोस में बदलना, जो द्रव है उसका ठोस में बदलना, ठीक है। इसको हम हिमीकरण या जमना कहते हैं। ये मेल्टिंग का उल्टा होगा। जैसे जल से बर्फ का बनना या ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो ठंडा होकर वापस चट्टान में बदल जाता है, ठंडा होकर ही बदलेगा, तो उसको हम लोग जमना कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में वो सीधा हमने एक पॉइंट और देखा था। वो पॉइंट कौन सा देखा था? कि जो ठोस है वो सीधा गैस में बदल जाए। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, वो सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको अगर आप ठंडा करोगे तो ये लिक्विड में नहीं आएगी, ये सीधी ठोस बदल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप कपूर को जलाओगे तो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, सीधा गैस में बदल जाएगा। वैसे वैसे आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नेफ्थलीन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम गर्म करते हैं तो ये ठोस से सीधा गैस बन जाता है, इनमें लिक्विड स्टेट नहीं आती और इनको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और ये सारे पदार्थ जो है जो कि ठोस से सीधा गैस में बदलेंगे, उनको ठंडा करने पर वो वापस गैस से सीधा ठोस में बदलेंगे। तो गैस से सीधा ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा सर्दी के अंदर जल वाष्प सीधा बर्फ में बदल जाएगी, या जैसे कपूर को जलाओगे, आयोडीन को जलाओगे, अमोनियम क्लोराइड को जलाओगे और उनको ठंडा करोगे तो वो सीधा ठोस में बदल जाएंगे, उसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने आज करा, जिसके अंदर हमने मैटर एंड स्टेट वाले पोर्शन को करा है। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम पदार्थ, मिश्रण, यौगिक, इनके बारे में करेंगे। ठीक है, तो आप पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो उतना अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास हो गई। अगली क्लास के अंदर मैं इसके आगे मिश्रण, यौगिक वो भी लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। ठीक है ना, तो मैं थियोरी के वो सारे टॉपिक अभी लेके आ रहा हूँ जो आरएस, रीट और पटवार के अंदर पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं, और जिनको पूछा गया है उन्हीं चीज़ों को मैंने आपके यहाँ पर थियोरी के अंदर बना के लिया है। ठीक है ना, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।